हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस सॉल्यूशन। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने नए टॉपिक की ओर, जो है भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम के द्वारा जैसे कि हम सभी जानते ही हैं कि 1858 में जो अधिनियम आया था उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह ख़त्म कर दिया था, और जो शासन था वो किसके हाथों में आ गया था? क्राउन के हाथों में। अर्थात ब्रिटेन की साम्राज्ञी ने शासन को अपने हाथों में ले लिया और भारत एक तरह से कहें तो ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया था। तो इस बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले इस जो अधिनियम की जो धाराएं हैं उन पर आएंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा इस अधिनियम को क्यों पारित करना पड़ा, इसकी पृष्ठभूमि की ओर देखेंगे। तो इसकी पृष्ठभूमि में हमें 1857 का जो विद्रोह है वह दिखाई पड़ता है। सबसे पहले 1857 का जो विद्रोह था, हम थोड़ा 1857 के विद्रोह के बारे में एक डिटेल क्लास हम किसी और वीडियो में लेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार इस विद्रोह ने भारत शासन अधिनियम 1858 के रास्ते खोल दिए थे। तो 1857 का जो विद्रोह था, इसने ब्रिटिश संसद को यह सोचने पर मजबूर किया कि जो भारत की जनता है, भारत के लोग हैं, राजे रजवाड़े हैं, या फिर यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो आर्मी काम कर रही है वह भी उससे असंतुष्ट है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, सेना में ही सबसे पहले शुरू हुआ था। तो आम आदमी तो ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज़ था ही था, लेकिन सेना जो थी वह भी विभिन्न कारणों से नाराज़ चल रही थी, जिसमें अगर बात करें तो आग में घी डालने का काम चर्बी वाले कारतूस की अफवाह ने किया। इसके अलावा राजे रजवाड़े तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के कारण नाराज़ थे ही। किसी भी राज्य को डलहौजी जो था और या फिर उसके आगे के उसके उत्तराधिकारी थे, विभिन्न आधारों पर अपने अंतर्गत अपने कंपनी के अंतर्गत शामिल कर ले रहे थे, कंपनी के शासन में ले रहे थे। तो इस तरह से एक पूरा भारतीय जनमानस, सेना, राजे रजवाड़े, आम आदमी, सभी लोग ब्रिटिश शासन से नाराज़ चल रहे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से नाराज़ चल रहे थे, और इसी ने 1857 के विद्रोह की कहानी लिखी। तो यह बात जब ब्रिटेन की संसद में इसकी गूंज उठी, तब उन्हें ऐसा लगा कि अब जो शासन है वह क्राउन को अपने हाथों में लेना चाहिए, और इस प्रकार से ब्रिटिश संसद जो थी उसने एक प्रस्ताव पारित किया, और यहाँ अब भारत में क्राउन का शासन इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही आ गया। तो इस अधिनियम के अंतर्गत किया क्या गया कि ब्रिटेन की महारानी की ओर से भारत में एक राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। ये राज्य सचिव जो था, पहला राज्य सचिव जो बना था वह लॉर्ड स्टैनली था, और इसकी मदद के लिए एक 15 सदस्य वाली परिषद बनाई गई, जिसमें से और इस राज्य सचिव को जो था 15 सदस्यों की जो परिषद थी उसमें 8 की नियुक्ति क्राउन करता और 7 की जो नियुक्ति था वह डायरेक्टर्स का बोर्ड करने वाला था। इस अधिनियम की एक प्रमुख बात यह रही कि इस अधिनियम द्वारा पीट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो दोहरी शासन व्यवस्था भारत पर थोपी गई थी वह बिल्कुल समाप्त कर दी गई। तो ऐसे तो हम पीट्स इंडिया एक्ट पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ एक बार इसे फिर से देखेंगे ताकि इस अधिनियम को समझने में हमें आसानी हो। पीट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत भारत में दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत दो यूनिट काम कर रहे थे। एक तो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल फील्ड को देख रहा था, जो व्यापार वाणिज्य से संबंधित जो उसकी शाखा थी वह उसका प्रतिनिधि था, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का प्रशासन और भारत में शासन व्यवस्था इत्यादि को देख रहा था। तो ये जो अधिनियम आया, इसमें इन दोनों को समाप्त करके इन दोनों की जो शक्तियाँ थी वह इस राज्य सचिव को प्रदान कर दी गई, और यह एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। अब राज्य सचिव तो राज्य सचिव जो था वो वस्तुतः ब्रिटेन की कैबिनेट का एक मिनिस्टर होता था। मिनिस्टर के लेवल का ये अधिकारी था जो रानी की ओर से भारत के लिए नियुक्त किया गया था। अब भारत में गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था, जो गवर्नर जनरल होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वा था, उस पोस्ट को बदल करके क्या कर दिया गया इस एक्ट में? वायसराय का नाम दे दिया गया। और इस वायसराय को हम ऐसा समझ सकते हैं कि यह राज्य सचिव के प्रतिनिधि के रूप में भारत में काम करेगा और
जो भी यहाँ की समस्याएं हैं या जो भी यहाँ से रिलेटेड कंडीशंस होंगी, ये सारा कुछ डायरेक्ट राज्य सचिव से बात करेगा और राज्य सचिव को भेजेगा। तो यह एक तरह से कहें कि राज्य सचिव का प्रतिनिधि था वायसराय। भारत में जो पहला वायसराय था वह कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। ये तो इससे थोड़ा हम ध्यान रखेंगे क्योंकि लॉर्ड कैनिंग से संबंधित ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। यह 1856 से भारत में गवर्नर जनरल के रूप में काम कर रहा था। कई परीक्षाओं में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। तो इसे हम ध्यान रखेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का पहला वायसराय बना। और एक जो बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, यूँ कहें कि भारतीयों के हित में बड़ा ही अच्छा सा परिवर्तन हुआ, यह था कि सिविल सर्विसेज में नियुक्तियां अब एक प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जाने लगी। इसलिए जो भारतीय थे, पढ़े लिखे भारतीय थे या जो योग्य व्यक्ति थे, उनके लिए भी सिविल सर्विसेज के दरवाजे खुल गए। तो ये तो थी भारत शासन अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब ये भारत शासन अधिनियम जब भारत में लागू हुआ और भारत की जनता ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से एक तरफ से कहें तो ट्रांसफ़र होकर के रानी के शासन में चली गई या डायरेक्ट ब्रिटेन के शासन के अंदर चली गई। तो जनता के मन में लोगों के मन में कई प्रकार की उहापोह की स्थिति थी कि अब आगे की स्थिति क्या होगी, किस प्रकार से यहाँ का शासन व्यवस्था चलेगा, हमारे साथ क्या व्यवहार किया जाएगा। तो इन सभी बातों को लेकर के 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार नियुक्त किया गया, जिसमें लॉर्ड कैनिंग जो था उसने इस दरबार को रानी के बिहाफ पर मतलब इस दरबार की अध्यक्षता की। और यहाँ पे राजे, महाराजे, जमींदार और प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया और कई बातें बताई गई, जिसमें बताया गया कि हड़प की जो नीति है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये भी एक बड़ा ही फेमस टर्म है गुलाम भारत के इतिहास में, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इससे संबंधित भी प्रश्न आते हैं कि इसका जन्मदाता कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। तो ये जो नीति थी आगे भारत में नहीं चलाई जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि जितने राज्य ब्रिटिश पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत ले लिए थे, वो तो ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन जो बाकी के राज्य हैं, राजे रजवाड़े हैं, उनका अब विलय नहीं किया जाएगा। यानी कि उनकी जो यथावत स्थिति है वो बनी रहेगी। इसके अलावा कुछ और प्रकार के आश्वासन दिए गए कि यहाँ के लोगों की जो धार्मिक आस्था है, विश्वास है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो लोग फ़ौज में काम कर रहे थे वह अब ब्रिटिश सेना के अंदर में काम करेंगे या ब्रिटिश सैनिक कहलाएंगे। तो इस तरह की कई सारी बातें इस अधिनियम में की गई। और एक प्रकार से कहें तो यह जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1858, ये इस अधिनियम के द्वारा भारत और भारत की जनता ब्रिटेन का एक उपनिवेश बन गई और ब्रिटेन की जो महारानी थी उसकी प्रजा बन गई। तो इस अधिनियम में तो इस अधिनियम की प्रमुख बातें तो ये थी। आगे के क्लासेस में हम कुछ और जो रिफॉर्म्स बचे हैं भारत में जब उत्तरदायी सरकार का विकास प्रारंभ होता है, तो कुछ और अधिनियम है। 1861 का अधिनियम है, 1909 का मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स है, 1909 का जो अधिनियम है, और एक 1919 का एक्ट है 1935। ये 2-3 अधिनियम बचे हैं जिन्हें हम आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। फिर हम कुछ नए टॉपिक्स को लेंगे, हिस्ट्री के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। तो आशा है कि आप सभी को ये क्लास पसंद आया होगा। और हमारे जो बीपीएससी प्री की क्लासेस हैं हमारे चैनल द्वारा, पीसीएस सॉल्यूशन द्वारा बीपीएससी प्री की ऑनलाइन क्लासेस मंथली बेसिस पर जूम पर चलाई जा रही हैं। तो बहुत ही जेन्युइन सी फ़ी पर ये क्लासेस ली जा रही हैं, जो कि नीलम मैम द्वारा ली जा रही हैं, जो कि आप जानते ही हैं कि जेईएस की ऑफिसर हैं, झारखंड शिक्षा सेवा की अधिकारी हैं। तो आप में से जो भी लोग उस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं चैनल के लिंक पे आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए आगे की क्लासेस में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।